अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आपको बड़ा आवाज आ रही है? कल वाला जो क्वेश्चन हो रहा था काइंडली जरा निकाल लीजिएगा। अतीक साहब जो आप बात कर रहे हैं, अगर आज सेल है 1 जनवरी 1 जून को जो आप कह रहे हैं, तो सर जी 30 दिन जब पूरे होंगे तो फिर 1 जुलाई को पैसे मिलेंगे। ठीक है फैसल, सॉरी यार, मुबीन यार, वो याद रखा कि बच्चे भी कह रहे हैं मैसेज नहीं करवाते। जरूरत ये अतीक साहब ठीक है। तो अगर फर्स्ट की है तो सेकेंड, 1 जुलाई, सेकंड है तो 2 जुलाई, थर्ड है तो थर्ड। ठीक है, क्लियर। ये बेटा ये कल वाला जो डिस्कशन हो रही थी, एक नजर रिवाइज कर लीजिएगा। फिर आप बताएं, आप ही बल्कि बताएं कि नेक्स्ट क्या क्या गया। थोड़ा जरा स्पीड अप होएगा, काम खत्म करने की कोशिश करते हैं जरा। जो कल वाला था एक नजर देख लें, किसी फिगर में कंफ्यूजन तो नहीं है। ये डियर एवरीबॉडी, ओके फिर चले कर। कॉस्ट ऑफ सेल हो रही थी, उसमें पॉइंट नंबर 2 में वेरिएबल कॉस्ट हमने कर ली है। फिक्स कॉस्ट से रिलेटेड मेरा ख्याल है, पढ़ जरा पॉइंट नंबर 3 4 5 जरा रिवाइज करके जरा फिक्स कॉस्ट करवाएं जरा। कॉस्ट ऑफ सेल में फिक्स कॉस्ट करवाएं। चलिए शुरू। पढ़ के रखिएगा काइंडली सारा कुछ। वर्किंग्स में जाए, कॉस्ट ऑफ सेल्स में फिक्स कॉस्ट कैलकुलेट करें। करवाने की कोशिश करनी है अपने। 87,500 इंटू 20%। 80% वेरिएबल है तो 20% फिक्स है। 7,500। जी पॉइंट नंबर 4 पढ़ें। तो इसमें मसला है या बस इसे कोई डिवाइड बाय 4 या डिवाइड बाय 12 करके क्वार्टरली मंथली बना लें, डिसाइड करें क्या मसला है मुआविया। पॉइंट नंबर 3 देखें, सॉरी पॉइंट नंबर 3 कह रहा हूँ, सॉरी गलती से बोल दिया। जी डेप्रिसिएशन ठीक है। लेस करें, कैलकुलेट करें। कैश बजट बना रहे हैं तो डेप्रिसिएशन पेमेंट्स में नहीं आनी चाहिए। बताएं, कैलकुलेट करें कितनी डेप्रिसिएशन होगी इसमें अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। जी मिस्टर तैयब। जी अदीक साहब। जाने दे अदीक साहब, वन कैसे निकाल लिए। सर ये पहले पूरा साल का भी खर्चा है, ऐसे ना करें काइंडली। 60 मिलियन कॉस्ट है। 60 मिलियन कॉस्ट है। स्ट्रेट लाइन मेथड है। साल के शुरू में से खरीदा है। 7.5 मिलियन रेजिडुअल वैल्यू है। डिवाइडेड बाय 15 ईयर्स लाइफ है।
क्या वर्किंग कर रहे हैं कि 4 कैसे निकाल रही है, 0.875 कैसे निकाली जा रहे हैं बताइए। फिलहाल जो हम एक्सपेंस उठा रहे हैं पूरे साल का यार, तो पूरे साल के एक्सपेंस में से पूरे साल की डेप्रिसिएशन माइनस करना है। संदीप आपकी बात ठीक है, लेकिन बात थोड़ी सी अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें माडिया थी। हम जिस फिगर से वर्किंग कर रहे हैं फिलहाल वो पूरे साल की अमाउंट है, और उसमें तो पूरे साल की डेप्रिसिएशन ही होगी ना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। वैसे भी एसेट खरीदना है 1 जुलाई पे, और आपका सब फर्स्ट लाइन ऑफ द क्वेश्चन देखें 30 जून है, इसको तो वैसे भी क्वार्टरली हमने करना नहीं, हम कौन सा इनकम स्टेटमेंट बना रहे हैं, हमने तो इस पूरी डेप्रिसिएशन को इसमें से लेस करना। ठीक है डियर एवरीबॉडी। तो फिर रिमेनिंग फिक्स कॉस्ट जिसे हमें कैश बजट के एंगल से कंसिडर करना चाहिए, दैट इज 4 मिलियन 4,000। रुपीज इन थाउजेंड्स। और जी सर, नेक्स्ट स्टेप कुछ सोचें। पॉइंट नंबर 5 बीच में लाएं, पॉइंट नंबर 4 तो वेरिएबल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के लिए है, वो भी डिस्कस करते हैं। पॉइंट नंबर 5 बीच में जहन में लाएं। करवाना है सर, हिम्मत करनी पड़नी वंस अगेन, प्लीज डियर, लेट्स मेक अ गुड एफर्ट। क्या करें? 15 days एरियर, बल्कि सॉरी 50% of the first office cost will be paid immediately when incurred, while the remaining 50% would be paid 15 days in arrear। ये भी गेम पड़ जानी। जी सर, जी अप्लाई करवाएं। मिस्टर माविया, मिस्टर अब्दुल्ला, थोड़ा सा अप्लाई करें जरा। डिवाइड बाय 12 कर लें ताकि पर मंथ पहले बन जाए, अप्रोक्सीमेटली 333। अब थोड़ा सा सोचना पड़ना है। ठीक है, राय बताए, लेट्स ट्राई। फर्स्ट क्वार्टर करें जरा, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर, सोचें। मेरा ख्याल है कि अगर हम इसे कंसंट्रेशन से पढ़ें तो 50% ऑफ द फिक्स कॉस्ट वुड बी पेड इमीडिएटली। तो 333 का 50% तो फिर जुलाई में ही आएगा। ठीक है, और बाकी जो 333 होगा 15 days एरियर्स, ये भी मैं जुलाई की बात करूंगा, पहले सुन लीजिएगा एक मिनट। उसका जो जुलाई वाला 50% है वो फिर अगस्त में, और फिर उसके बाद अगस्त वाला 50% अगस्त में। ये ब्रेकअप मेरा ख्याल इंपॉर्टेंट इस एंगल से हो जाएगा कि जुलाई में फिर पिछला महीना नहीं है। ये मैंने जुलाई का 50% जुलाई में, इमीडिएटली व्हेन इंकर्ड पेड इमीडिएटली व्हेन इंकर्ड, और बाकी जो रिमेनिंग 50% है वुड बी पेड 15 days इन एरियर्स। चलेगा सर इस तरह? अब ये जो मैं ले रहा हूँ ये जुलाई का जुलाई में 50%, ये जुलाई का 50% अगस्त में ले रहा हूँ, फिर अगस्त का 50% अगस्त में, सॉरी अगस्त का 50% अगस्त में, और अगस्त का रिमेनिंग 50% नेक्स्ट सितंबर के पहले 15 दिनों में, ये अगस्त वाला है, और फाइनली वंस अगेन सितंबर वाला 50% फिर सितंबर में। बहरहाल ये यहाँ से ऑनवर्ड्स जुलाई के बाद हो कांस्टेंट जाना है।
बेटा जुलाई का जो फर्स्ट हाफ का वो तो जुलाई में ही आ जाएगा ना, तो उसमें तो इशू नहीं है फिर हमें। जुलाई का जो फर्स्ट हाफ है वो अगर जुलाई के ही सेकंड हाफ में आ जाएगा तो अब्दुल्ला वो तो बात एक ही हो जाएगी ना, जुलाई के महीने में ही आ जाएगा। लेकिन जुलाई का जो सेकंड हाफ का होगा वो फिर अगस्त में चला जाएगा ना, तो अगर आप उस तरह सोचना चाहें तो उस तरह कर लें। मैंने जो 50-50 किया है, मेरा ख्याल है कि ये मैं इसी तरह कर रहा हूँ ना। जुलाई फर्स्ट 15 डेज के जुलाई में हाफ, और अगर आप उस तरह करना चाह रहे हैं, उस तरह सोच रहे हैं, तो बाकी जुलाई का आधा जो है फिर अगस्त में। ठीक है मिस्टर अब्दुल्ला? जी मेरा ख्याल है ऐसा तब भी ऐसे ही बनता। तो जुलाई का अगर 15 दिनों का है, वो बाद में जुलाई के ही नेक्स्ट 15 दिनों में आ जाना है, तो अब्दुल्ला वो तो फिर बात एक ही हो जाएगी ना, मतलब उसी महीने में उसने आ जाना। हाँ, जो रिमेनिंग जुलाई का रह जाएगा वो फिर अगर नेक्स्ट मंथ में है तो वो नेक्स्ट मंथ में आधा चला जाएगा। फिर इसी तरह अगस्त का आधा अगस्त में, और बाकी अगस्त का अगस्त सितंबर में, एंड सो ऑन। ठीक है मिस्टर हसन एंड मिस्टर अतीक, मिस्टर अब्दुल्ला, एज वेल एज एवरीबडी। तो फिगर्स काइंडली जरा फाइनल कर दीजिएगा इसको। मेरा ख्याल है कुछ था समवेयर राउंड ऑफ 333.5, पहला 66.5 हो जाएगा, 166.5। बाकी तो फिर वो कांस्टेंट हो रहा है। मसला बन रहा है वंस अगेन सिर्फ जुलाई के आधे का, तो फर्स्ट क्वार्टर का फिर सम बन जाएगा इनटू प्लस 333 इंटू 2, 833 कह लें अप्रोक्सीमेटली। अब फर्स्ट क्वार्टर हमने कर दिया, सेकंड क्वार्टर का डिसीजन ले, मेरा ख्याल है शायद हम स्ट्रेट अवे अप करने की पोजीशन में। सर जी इमीडिएटली का मिस्टर मोहतशिम पे मतलब ये है कि इमीडिएटली का मतलब ये है कि वो अ, जिस महीने का उसी महीने में इंकर हो जाएगा, जिस महीने का उसी महीने में पे हो जाएगा। ठीक है, बाकी जो 50% है वो एरियर्स में है। देखिए एक्सपेंस फॉर द पीरियड है, उसे अगर आप फॉर एग्जांपल पर डे बनाना चाहते हैं तो पर डे बना के फिर आप उसे पहले 15 दिनों के पैसे सेकंड हाफ में और दूसरे 15 दिनों के पैसे तो फिर सेकंड नेक्स्ट मंथ में चले जाएंगे यार। इमीडिएटली का मतलब देख लें जैसे आपको क्लियर है। मेरा तो ख्याल है इमीडिएटली का मतलब जिस महीने का उसी महीने में, और देन फिर 15 दिन जो एरियज हैं रिमेनिंग के, वो फिर अगर 15 दिन के पैसे एरियज में तो फिर नेक्स्ट मंथ में चले जाएंगे। ठीक है मिस्टर मोशन? बेटा मसलान काइंडली आपने बड़ा गौर से देखा होता ना, तो 6 मंथ्स का कैश हम बजट बना रहे हैं, हम तो वैसे ही क्वार्टरली बजट बना रहे हैं, नंबर एक। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने 12 से क्योंकि डिवाइड कर ली है, इसलिए अभी पर मंथ वर्किंग है। अब क्या कर रहे हो बेटा अरसलान? मौसम आप क्लियर हो गए? सर जी जो साथ साथ वाली बात है ना, वो साथ साथ का मतलब ये है इमीडिएटली जिस महीने का उसी महीने में। ठीक है, और बाकी जो 15% है वो 15 दिन एरियस में। तो अगर जुलाई का है तो 50% उसी महीने में, और जुलाई का जो बाकी है कंसंट्रेशन से काइंडली पढ़े, मेरा ख्याल है दोनों तरीके पॉसिबल हैं, लेकिन व्हाट द सेंटेंस इज सेइंग कि 50% जो है फिक्स कॉस्ट जिस इमीडिएटली पेड का मतलब जिस पीरियड की उसी पीरियड में, और जो बाकी 50% अमाउंट है वो 15 दिन एरियर्स में। तो 15 दिन बाद मीन्स, तो अगर जुलाई की है तो अगस्त के 15 दिन में यार। ठीक है मिस्टर अब्दुल्ला एंड मोहसिन नाउ। अब फॉरेन का मतलब उसी महीने में ना यार। अब ये थोड़ा सा मेरा ख्याल है कि शायद हम अपनी फर्दर अजम्पशंस कुछ लेना चाह रहे हैं। वो कह रहा हाफ जो है इमीडिएटली। नहीं बेटा प्लीज इस तरह नहीं है मेरा ख्याल है।
50% fixed cost would be paid immediately. Let's try to translate this line. When incurred, तो अगर जुलाई की है तो 50% जुलाई में, while the remaining 50% 15 दिन बाद। तो अब जुलाई की अगर अमाउंट है तो 15 दिन बाद मीन्स अगस्त के 15 दिनों में इन एरियर्स। एक्सपेंस एक पीरियड का है ना, एक मंथ का, तो 50% एक्सपेंस उसी मंथ में। ठीक है बेटा, ये अब्दुल्ला आप भी काइंडली तरह देखिएगा, और कोई और भी इश्यूज हैं? नहीं सर जी, इस तरह नहीं है ना, मेरा नहीं ख्याल इस तरह है अब्दुल्ला। इस तरह मेरा ख्याल अकॉर्डिंग टू सेंटेंस नहीं है। 50% ऑफ फिक्स कॉस्ट वुड बी पेड इमीडिएटली व्हेन इंकर्ड। तो कब इंकर्ड? अगर जुलाई में है तो जुलाई में इंकर्ड 50%। जब इंकर हुई जुलाई में तो जुलाई में ही पे हो जाएगी इमीडिएटली। लेकिन जो बाकी बचेगा 50%, वो 15 दिन इन एरियस 15 दिन बाद है। तो जुलाई का जो बाकी बचेगा वो फिर 15 दिन बाद है। अगर तो मेरा ख्याल है शायद फिर आप इस तरह कह रहे हैं कि पहले 15 दिनों के पैसे इमीडिएटली, और बाकी 15 दिनों के जो पैसे हैं उनमें से 50% एरियर्स में, कुछ इस तरह से गेम हो जानी है। जी माय डियर हसन, मेरा ख्याल है हम इसी तरह ही कह रहे हैं। आप जिस तरह बोल रहे हैं, क्या आपका मेरे से आंसर मैच हो रहा है? मेरा ख्याल है वो मेरे लिए फिर जरा बेहतर रहेगा। जी ठीक है अब्दुल्ला, ठीक है। जी हसन, मेरा ख्याल आप शायद वही बात कर रहे हैं जो मैं कर रहा हूँ। आई होप कि इसमें कंफ्यूजन वाली बात अब नहीं है। जी हसन, आप मुझे लग रहा है कि मुझसे वही फाइनल करना चाह रहे हैं, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें? जी फैसल, जी मोहसिम, आप काइंडली अगर पूछ लें क्या क्लियर नहीं है तो फिर मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। आप लोग आगे चलें, जिन्होंने कर लिया है वो आगे चलें। जी मैं मोहसिम से जरा पूछ लूँ। जी बेटा अब्दुल्ला, ठीक है, आप आगे चलें। मोहसिम आप काइंडली जरा प्लीज पूछ लें फिर आप क्या क्लियर नहीं है। जी ये सेकंड मेरा ख्याल है कि अगर आपने वर्किंग की हो तो अब अक्टूबर में जाके सितंबर और अक्टूबर, तो मेरा ख्याल है अब शायद टाइम वेस्टिंग हो जाएगा। बहरहाल ये जरूर क्लियर रखिएगा। लेट मी कंप्लीट। ये जो 333 है, इससे होना तो 3 है, लेकिन ये 3 मंथ्स जो हैं ये स्पेसिफाई कर लीजिएगा। ये 333 बन तो जाएगा, आप सही कह रहे हैं आप लोग, लेकिन इनमें कौन कौन सा पीरियड शामिल है ये क्लियर कर लीजिएगा जरा। ये मेरा ख्याल है कि पेमेंट के एंगल से पेमेंट्स होंगी ये अक्टूबर नवंबर दिसंबर में। लेकिन ये कब से कब तक की पेमेंट्स होंगी? आई थिंक 15 सितंबर टू 15 दिसंबर, या बल्कि इस तरह नहीं कहना चाहिए शायद, हाफ सितंबर टू हाफ दिसंबर। ठीक है, इस सितंबर टू दिसंबर नहीं है, नहीं सितंबर टू दिसंबर भी पूरा नहीं, दिसंबर का भी आधा है, सितंबर का आधा है, दिसंबर का आधा है, और अक्टूबर नवंबर पूरा है। तो ये मेरे से एग्री कर जाएंगे प्लीज से? मीन्स उसे वंस अगेन दिसंबर का जो आधा है वो पेबल्स में होगा अकॉर्डिंग टू 15 डेज एरियर्स। जी बेटा मोहसिन, मैं प्लीज वेट कर रहा हूँ, अगर कोई अब क्लैरिटी अगर नहीं है तो फाइनल कर लें। सर जी देखिए मेरी बात सुनो। 333 एक्सपेंसेस का 15% इमीडिएटली पेड होने का मतलब क्या है? जिस महीने का उसी महीने में, जिस महीने का है उसी महीने में। ठीक है, और 50% जो है वो 15 दिन एरियर्स में है। तो पहले 15 दिनों का 50% तो नहीं वो कह रहा ना, बाकी जो 50% है वो 15 दिन बाद है।
तो अगर जुलाई का महीना है तो 15 दिन बाद, पहले 15 दिनों के पैसे 15 दिन बाद तो नहीं मैं कह रहा। आधे पैसे जो हैं वो उसी महीने के हैं, और आधे पैसे 15 दिन बाद हैं। जी डियर, ये क्लियर हो गया प्लीज? 99। जी मोहसिन, आप फाइनल है प्लीज? जी डियर, ये 99 फाइनल है सर? आसिफ साहब 2 महीने नहीं है, 3 महीने प्लीज, क्वार्टर, 3 मंथ्स। चले ये उठाए फिगर्स। तो फर्स्ट क्वार्टर में फाइनली फिगर बनी है 833, 833, और सेकंड क्वार्टर में बन गई है 999। अब यहां तक हमारी कॉस्ट ऑफ सेल्स की फिगर्स फाइनल हो गई हैं, सेल्स की हो गई हैं। आगे पढ़े क्वेश्चन, करवाएं नेक्स्ट वर्किंग्स। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के लिए लाइन पढ़ें, इसमें भी फिक्स कॉस्ट की गेम फिर आनी है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस गिवन है 4800, उसमें वेरिएबल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस पर यूनिट गिवन है, दीज आर टू बी पेड इन द सेम मंथ इन विच द सेल इज मेड। तो वो वाला तो इसमें इशू नहीं लग रहा मुझे वेरिएबल के लेवल से, लेकिन एक्सक्लूडिंग बैड डेट्स। जी सर, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की वर्किंग शुरू करें, ऊपर एक बैड डेट्स है वो भी करवाने हैं काइंडली। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस गिवन, आए एक अच्छे एफर्ट और करें। 4800 प्लीज एज अ फर्स्ट स्टेप, ये पूरे साल की फिगर है, ये टोटल है। जी वेरिएबल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो है मेरा ख्याल उसने वैसे ही में बता दिए हैं, और उसमें डेट्स भी नहीं है वेरिएबल में, तो देयरफॉर बैड डेट्स की नॉन कैश ट्रांजैक्शन का भी इशू नहीं है। तो वेरिएबल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बताएं, वो कितने किस तरह आ जाएंगे? 105 पर यूनिट है, पर यूनिट करवाएंगे वर्किंग, ढूंढने जरा फिगर्स। 105 पर यूनिट, क्या करें? नंबर ऑफ यूनिट्स ढूंढने। 24,000 इंटू 105, ये टोटल बन जाएगा मेरा ख्याल है थाउजेंड्स में अप टू 520। ठीक है, अब आगे बताएं क्या करूं? सब लोग पार्टिसिपेट करें अब जरा, लेट्स ट्राई टू वाइंड अप। क्या करें? 2520, जिस महीने का खर्चा, जिस पीरियड का खर्चा है, क्या वर्ड्स एग्जैक्टली हैं? दीज आर टू बी पेड इन द सेम मंथ इन विच द सेल इज मेड। तो ये शायद वो इशू तो नहीं है, क्या इसको स्ट्रेट अवे पर क्वार्टर बना दूं इंटू 3/12? अब इसमें बैड डेट्स है नहीं, नॉन कैश ट्रांजेक्शन कोई है नहीं, मेरा ख्याल है कि इंटू 3/12 करके क्वार्टरली फिगर फाइंड आउट की जा सकती है। रुपीज 630। तो जुलाई का भी, जुलाई अगस्त सितंबर का हर सेम महीने में, और सिमिलरली फिर नेक्स्ट क्वार्टर में भी 630, जिस पीरियड का है उसी पीरियड में ये पे हो रहे हैं। ठीक है सर, मेरा ख्याल है किसी फर्दर वर्किंग की यहाँ जरूरत नहीं है, पर क्वार्टर निकाल लिया हमने। अच्छा, ये चीजें डेफिनेटली बेटा मैं इस वक्त आपके साथ करूंगा तो सही, लेकिन आपने, आपको समझाने की कोशिश भी करूंगा, आपने प्लीज खुद से भी बहुत कुछ सोचने की कोशिश करनी है, मीन्स उसे फिगर सॉल्व करते हुए आपको पता होना चाहिए कि आप क्या वर्किंग कर रहे हैं। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता ही फिर ये लर्निंग डेवलप होगी। ठीक है सर, 630। सर जी टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दिए हुए हैं प्रतीक साहब, ये तो ज्यादा ही है ये क्वेश्चन। इसमें से मेरा ख्याल है कि हमें पता चल जाएगा कि शायद कुछ फिक्स भी है, ये वेरिएबल है, बाकी शायद कुछ फिक्स भी है, लेकिन फिलहाल वेरिएबल की हमने वर्किंग कर ली है।
और वो वेरिएबल जो है जिस पीरियड के हैं उसी पीरियड में इंकर हो रहे हैं। जी सर, वेरिएबल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 630 पर क्वार्टर। ओके सर, दोबारा इकट्ठे हो जाएंगे अर्ली। आप कैंडली हेल्प करें, आप क्या रह गया? अब अतीक साहब ने शायद एक बात हमें बताने की कोशिश की है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बेटा टोटल ये है 4800, ये वेरिएबल है। और अब हम ये भी फाइंड आउट करने की पोजीशन में है कि कुछ फिक्स्ड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी लग रहे हैं, तो उसकी भी वर्किंग हो सकती है फिक्स्ड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की। लेकिन उसमें शायद फिर हम एक मिस्टेक ना कहीं कर दें, शायद माविया कर रहा है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में सर जी फिर बैड डेट्स भी इनकम स्टेटमेंट में शामिल होंगे, तो बैड डेट्स पे नॉन कैश ट्रांजैक्शन है, उनके अलावा फिक्स ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अगर कोई हैं उनको शायद कंसिडर करना चाहिए। तो बैड डेट्स की पेमेंट तो नहीं होगी ना? तो मतलब ये बात यही है कि क्या इनकम स्टेटमेंट में ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में बैड डेट्स हैं, इससे भी कंफ्यूज ना कर लीजिएगा। उसने वेरिएबल में कहा है कि नहीं है, लेकिन बैड डेट्स तो इनकम स्टेटमेंट में फिर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में होते हैं। तो हमारे इस पीरियड में बैड डेट्स भी हैं 2% ऑफ द क्रेडिट सेल। तो कुछ हेल्प कर सकते हैं मेरी? और वंस अगेन हम पहले पूरे साल की वर्किंग कर रहे हैं। 2% ऑफ द क्रेडिट सेल अप्लाई करवाएंगे जरा, काइंडली वर्किंग करेंगे कोई बैड डेट्स कितने होंगे इस पूरे साल के अकॉर्डिंग टू द डिस्कशन। जिस तरह डेप्रिसिएशन हमने माइनस की है कॉस्ट ऑफ सेल में से, इसी तरह बैड डेट्स भी नॉन कैश ट्रांजेक्शन। 3300 माय डियर, वो तो पर मंथ था। अब ये पर मंथ वर्किंग तो शायद नहीं है, पर क्वार्टर की भी जरूरत नहीं है हमें। नहीं वकास साहब, अतीक साहब, मेरा ख्याल है 198 असद पर क्वार्टर नहीं माय डियर। नहीं सर जी, 66 कहाँ से ले लिए? ये तो वर्किंग शायद बड़ी सिंपल सी है। तैयब ने बस वो थाउजेंड्स में वर्किंग नहीं सही की है। बैड डेट्स मेरा ख्याल ये है 2% ऑफ द क्रेडिट सेल लिखा हुआ है, 2% ऑफ द क्रेडिट सेल। तो क्रेडिट सेल का पता है हमें 75% है यूनिट के हिसाब से, और एक यूनिट की सेलिंग प्राइस क्रेडिट सेल वाली 2200 है। और आई थिंक ये क्रेडिट सेल आ जाएगी। और पूरे साल की अभी वर्किंग क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये फिगर्स भी पूरे साल की हैं। ये जो 4800 है पूरे साल का एक्सपेंस है, और इंटू 2% हो जाएगा। ये आप लोगों ने 66 मुझे कहाँ से बताया? 66 और मिंटू 6 मॉबिया और बड़ा शबाज, उसकी तो हमें जरूरत नहीं है ना। जब ये एक्सपेंस आ जाएगा, देखें, अगर हम इसको 4800 को सीधा इंटू 3/12 कर लेंगे तो वो तो क्वार्टरली फिगर आएगी, फिर उसमें से हमें क्वार्टरली एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेंगी। अनदर वे कैन बी कि हम टोटल में से पहले टोटल एक्सपेंसेस लेस करके टोटल फिक्स कॉस्ट निकाल लें और फिर उसको क्वार्टरली में कन्वर्ट कर लें। ठीक है शबाज? वो तो डेफिनेटली अगर आप पहले उसे 4800 को क्वार्टरली बना लेंगे, फिर इसको भी इंटू 3/12 कर लें, इसको अगर 3/12 करेंगे आप, इसको 3/12 करना है तो फिर इसको भी 3/12 करके, और फिर बैड डे को भी 3/12 करके आप फिगर निकालने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन इस वक्त हो ये रहा है कि हम एक्सपेंस को ले रहे हैं, एक्सपेंस में से फिर वेरिएबल निकाल देंगे अगर, और बैड डेट्स निकाल देंगे, तो फिर हमारे पास वो फिक्स्ड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आ जाएंगे जिसको हमने पेमेंट के एंगल से कंसिडर करना है। वकास साहब, अभी भी आपकी बेटा फिगर ठीक नहीं है, 792 बनता है। बहरहाल अगर आप किसी और तरीके से कोई कर रहा है और उसको मेरी ये बात समझ नहीं आ रही, वो काइंडली जरा एक्सप्लेन कर दे। कि मेरा ख्याल है कि 792 बनेगा। ओके सर, प्लीज, अब कोई कंफ्यूजन तो नहीं आएगी किसी की? ये मिस्टर वकास आप फाइनल है? मिस्टर वकास एंड मिस्टर
अब मुझे नाम नहीं अब याद आ रहा, कहीं और भी मिस्टेक्स हैं एक दो जगह। बहरहाल फिक्स्ड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है। फिर फाइनली अब किया क्या है, रिवाइज करें ज़हन में। ऑपरेटिंग में से ऑपरेटिंग में से वेरिएबल निकाल दिए, बैड डेट्स निकाल दिए। तो उसके अलावा फिर अब फिक्स ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस वो आ जाएंगे जो कैश वाले होंगे। हाँ, इसमें भी डेप्रिसिएशन हो सकती है अगर हमें इंफॉर्मेशन हो कि बैड डेट डेप्रिसिएशन इनकम स्टेटमेंट में कहीं प्रोपोर्शनेट हुई भी है, या फॉर एग्जांपल कोई हेड ऑफिस या सेलिंग एक्सपेंसेस की डेप्रिसिएशन हो। तो जो जो नॉन कैश ट्रांजैक्शन होगी, जहां पे होगी, हम उसे ऑब्वियसली एडजस्ट करेंगे। फाइनल मेरी रिक्वेस्ट है, शायद वही काम होने हैं जो लास्ट पॉइंट पढ़े जरा नीचे। उसने जो फिक्स कॉस्ट के लिए वर्ड यूज किया है, फिक्स कॉस्ट अगर वर्ड यूज हो रहा है तो उसमें मेरा ख्याल है प्रोडक्शन और नॉन प्रोडक्शन सारी आ जाएगी। आप जरा बताएं फिर अभी पॉलिसी क्या है, पॉइंट नंबर 5 पढ़ के ये अप्लाई करके फाइनल करें जरा। ये हमारे पास 1488 जो है, ये पर एनम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की फिगर आ गई है। तो अब मुझे अपने फाइनल फिगर्स बताने की कोशिश करनी है कि फर्स्ट क्वार्टर और सेकंड क्वार्टर में कितनी अमाउंट आनी है। अब इसमें काइंडली मिस्टेक ना कीजिएगा, शायद वही चीज रिपीट होनी है। पॉइंट नंबर 5 देख लें। फिक्स कॉस्ट के एंगल से 50% इज पेड इमीडिएटली व्हेन इंकर्ड, और द रिमेनिंग 15% फिक्स कॉस्ट वर्ड है। अगर वो कहे यकीनन फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट या फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट तो फर्क पड़ेगा, लेकिन शायद एज इट इज करके देखें क्या करना चाहिए। तो फर्स्ट क्वार्टर सेकंड क्वार्टर आप थोड़ा सा लिख के फाइनल करें। नहीं बेटा शबाज, मेरे ख्याल बहुत ज्यादा बता रहे हैं यार। 1488 तो पूरे साल की है, तो पर क्वार्टर ये बेटा अगर टोटल कर दे मुझे। जी ठीक है मावियत, ये ठीक है आप लोगों की बात। शहबाज और फैसल, मुझे नहीं, मेरा नहीं ख्याल आप लोगों की फिगर्स ठीक है। और बेटा ऐसा टोटल खर्चा है सिर्फ 1488, और आपने दो क्वार्टर्स का खर्चा 2000 बना दी है। ऐसा माय डियर कम ऑन, ये पर एनम आया है यार। इसने डिवाइड बाय 12 होके पहले पर मंथ बनना है 1 to 4 समथिंग। ये ऐसे ही मेरा ख्याल 372 नहीं बेटा बनेगा। मुजफ्फरी किन चक्करों में पड़े फैसल, ना करें शबाज, व्हाट्स गोइंग ऑन। 372 नहीं है, आप फिर वही मिस्टेक कर रहे हैं। आपने, मुझे लग रहा है कि स्टेट में इंटू 3 कर दिया है। इंटू 3 नहीं माय डियर होना, इंटू 3 नहीं होना, इंटू 3 नहीं होना। जी अब जरा एक मिनट ठहर जाए, सबको जरा एक मिनट कर लेने, तो मैंने फिगर बोल दी तो फिर सबने बायस हो जाना। सर जी जुलाई का आधा तो जुलाई में ही है, लेकिन जुलाई का आधा अगस्त में, जुलाई की गेम है। जुलाई का हाफ अगस्त में, अगस्त का हाफ अगस्त में ही, सितंबर का हाफ अगस्त का हाफ सितंबर में। तो फर्स्ट मंथ नहीं सही लोग आप लोग कंसिडर कर रहे हैं। तो मिस्टर हसीब, मिस्टर फैसल, बाकी शबाज वगैरह ने पता नहीं वर्किंग की कैसे है। बिलाल भी अभी 682 बता रहा है। बेटा सोहेल काइंडली प्लीज समझने की कोशिश करें। जो जुलाई के महीना है, जुलाई के महीने में, जी शबाज साहब ठीक है, लेकिन जुलाई के मंथ में आधा तो जुलाई में ही है, बाकी जुलाई का आधा फिर अगस्त में चला जाएगा। तो आप 372 सही निकाल रहे हैं, लेकिन वो एक्सपेंस के एंगल से निकाल रहे हैं। जी तैयब ठीक है आप लोग, लेकिन ये कुछ अच्छा सेकंड क्वार्टर बता रहा है। हाँ सेकंड क्वार्टर में तो सही ठीक है, लेकिन सॉरी मैं समझा शायद फर्स्ट क्वार्टर में कह रहा हूँ। फर्स्ट क्वार्टर फाइनल है जी। फर्स्ट क्वार्टर में 310 बनेगा सारा मिला के। फर्स्ट क्वार्टर 310 है, क्योंकि आधा जुलाई में है, जुलाई का आधा है। लेकिन जब हम सेकंड क्वार्टर के एंगल सोचेंगे, तो क्योंकि वो पिछला सितंबर का भी आधा आ जाएगा, दिसंबर का भी आधा आ जाएगा, तो ये 3 मंथ्स बन जाएंगे उसी तरह से। तो इसको फिर हम विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम फाइनल कर सकते हैं इंटू 3 करके। और इंटू 3 मीन्स वंस अगेन, जिस तरह ऊपर मैंने वर्ड्स लिखे तो मेरा ख्याल लिख लेना नहीं।
हाफ सितंबर टू हाफ दिसंबर। बहरहाल एट द एंड ऑफ द डे, एट द एंड ऑफ द डिस्कशन, ओके, अब ये फिगर्स प्लेस करें। 310, 310 एंड 372 वेरिएबल, सॉरी, फिक्स ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। सर जी इंडिकेट एंड ऑफ द मंथ नहीं है। 16 को भी अगर इंकर हुआ है ना, तो 16 से 15 दिन गिनेंगे तो यकम, फॉर एग्जांपल जुलाई का अगर है ना, तो 16 का खर्चा फिर यकम अगस्त बन जाएगा। इस तरह नहीं है, एंड में नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा 15 को पे होना है। सेकेंड हाफ ऑफ जुलाई की पेमेंट 15 दिन बाद मींस फर्स्ट 15 डेज में होगी। किस तरतीब से? 16 यकम, 16 जुलाई यकम अगस्त, 17 जुलाई समथिंग सेकेंड अगस्त, 20 जुलाई अप्रोक्सीमेटली 5 अगस्त, 25 जुलाई अप्रोक्सीमेटली 10 अगस्त, और 30 जुलाई मींस शायद अप्रोक्सीमेटली 15 अगस्त। ठीक है अब्दुल्ला, इस तरह से हम बाई डिफॉल्ट यही अज्यूम करेंगे कि एक्सपेंसेस और इनकम इवनली है, और वो हर एक का बनना ना फिर 15-15 दिन। ठीक है सर अब्दुल्ला, तो एंड में नहीं मैं कह रहा, मैं एंड में नहीं कह रहा, मैं सेकंड हाफ शायद कह रहा हूं, इस तरह से कहना चाह रहा हूं। यार चले, अगर उस तरह कहना है तो आधे महीने के जो पैसे हैं 15 दिन बाद चले कहना है, इस तरह से है। ठीक है मिस्टर अब्दुल्ला, फर्स्ट 15 डेज मेरा ख्याल है ज्यादा बेहतर रहेगा। जी सर जी, एक फिगर भी रहती है अगर कोई ढूंढ ले, शायद एक बजट में इस फिगर आनी चाहिए। जी बिल्कुल ठीक है, सामान ने सही कहा है, बाकी भी सोचें, डाटा था देखें। कैश बजट के एंगल से एक फिगर शायद आनी चाहिए, जरा क्वेश्चन देखें सारा, क्योंकि इनकम स्टेटमेंट में फिगर नहीं आती। नहीं बेटा, टैक्स का तो रेट ही नहीं है यार। अब ये विदहोल्डिंग का टैक्स का रेट ना कह दीजिएगा, वो टैक्स डिडक्ट होके मिला हमें। मशीनरी की एक बात हो रही है, मशीनरी कॉस्ट, पॉइंट नंबर 3 देखें जरा। विल बी परचेज ऑन 1 जुलाई, 60 मिलियन की एक मशीनरी खरीदनी है, तो कैश बजट में आएगा। तो एंट्री बोलने मशीनरी डेबिट कैश क्रेडिट, तो फर्स्ट क्वार्टर के स्टार्ट पे ही है, फर्स्ट क्वार्टर में पेमेंट आएगी, और फिगर 60 मिलियन है, तो 60,000 हो जाना। ये हम थाउजेंड्स में वर्किंग करें शायद। डेप्रिसिएशन तो ठीक है, नॉन कैश है, लेकिन मशीनरी की जो पेमेंट्स हैं ये आपकी कैश बजट में फिगर्स आ जाएंगी। फाइनल करें इन क्वेश्चंस में। यकीनन हमें टाइम लगेगा, हम टाइम लगाने के लिए तैयार हैं, बात सही समझ के करनी है, क्योंकि सिचुएशन तो बेटा थोड़े से वर्ड्स बदलने से डिफरेंट हो जाती हैं। तो वी मस्ट बी रेडी कि हम इसे समझ के टाइम लगा के कंप्लीट कर सकें। तो टाइम लगना इज नॉट एन इशू, कंसंट्रेशन से सुनना समझना इज एन इशू। ओपनिंग बैलेंस बेटा नहीं है, तो कैश के नेगेटिव बैलेंस से ऐसे परेशान ना हो जाइएगा। नहीं चाहिए, मेरा नहीं ख्याल ये फिगर्स तो बहुत बड़ी बड़ी हैं, आपके फिगर्स बड़ी छोटी छोटी सी आ रही हैं। नेगेटिव कैश से परेशान ना हो जाइएगा, बैंक ओवर ड्राफ्ट सिचुएशन भी होती है। अगर पेमेंट ज्यादा हो जाए और कैश रिसीट्स कम हो जाए, तो बैंक ओवर ड्राफ्ट सिचुएशन बन जाएगी, तो उसको ना टेंशन में लेके आइएगा। इसे लॉस नहीं कहेंगे हम, ये कैश एंड बैंक का बैलेंस है। डेबिट बैलेंस अगर है तो एसेट है, और अगर नेगेटिव आंसर आ जाए तो फिर ये बैंक ओवर ड्राफ्ट सिचुएशन बन जाएगी। ठीक है, तो सॉल्व कीजिएगा। मेरा ख्याल है कि फर्स्ट में आप सही बता रहे हैं, नेगेटिव आएगा 58, क्योंकि पेमेंट इतनी बड़ी होगी है 60 मिलियन की। 58742, नहीं बेटा गुलरेज, 58742 सही लग रहा है। और फिर ये जो क्लोजिंग बैलेंस है, ये नेक्स्ट ईयर ओपनिंग बन जाएगा बैंक ऑफ ड्राफ्ट के एंगल से। अगला फाइनल कर स्टिल लग रहा है क्योंकि पुराना ज्यादा है, तो फाइनल कीजिएगा। सेकंड क्वार्टर ऐसे नहीं करना सर, अभी ऐसे नहीं कर सकते माय डियर, गलत है। ओपनिंग कंसिडर करके क्लोजिंग तक आना है। अब ओपनिंग है ना, फर्स्ट क्वार्टर का क्लोजिंग नेक्स्ट क्वार्टर का ओपनिंग बनेगा। इस तरह की मिस्टेक्स नहीं करनी करें।
56303 मुझे जो आंसर बताया जा रहा है ये मुझे जरा सही लग रहा है। ये सर अभी एक क्वेश्चन डिजर्व करेगा माय डियर कि इस क्वेश्चन को रिवाइज किया जाए। बैक टुवर्ड्स द चैप्टर ऑफ बजटिंग, बजटिंग के चैप्टर में जाके एक फेवर आपने करनी है, क्वेश्चन होमवर्क जरा मैंने देना है। जितना टाइम लगा लेंगे माय डियर उतना ही बेहतर होगा। आप लोग पेज नंबर को ही ढूंढे अपनी बुक में वापस आके, पेज नंबर 188। घर के लिए जो मैं क्वेश्चंस दूंगा इंडिविजुअली करने के लिए, उनका 99% चांस ये होगा, बल्कि इवन शायद इंशाल्लाह 100% होगा कि वो क्वेश्चंस आपके 100% अटेम्प्ट हो जाएंगे। ये नहीं कह रहा कि इंडिविजुअली हो जाएंगे, मिस्टेक में भी हो जाए, लेकिन जब आप मिस्टेक्स के बाद अगर क्वेश्चन के आंसर्स देखेंगे तो इंशाल्लाह मैक्सिमम ये चीजें आप इंडिविजुअली फाइनल कर लेंगे पेज 188 के एंड पे। तो कहने का मेरा मकसद ये है कि ये आपने फिर जरूर खुद से करने की कोशिश करनी है। छोटे छोटे आसान कंपैरेटिवली सवाल आपने करने हैं ताकि मुश्किलात के लिए हमें मिलजुल के टाइम मिल सके। तो टेनिस ट्रेडिंग के नाम से मिला जी क्वेश्चन नंबर 4 फिलहाल? फाइनली बताइएगा जरा, पेज नंबर 188। इन्हीं क्वेश्चंस में थोड़ा सा आगे जाएंगे फिर इसके आंसर्स भी मिल जाएंगे आपको। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम शायद आप कह सकते हैं कि थोड़ी सी डिस्कशन के बाद इस पोजीशन में हो गए हैं एक कंपैरेटिवली एक मुश्किल कंपैरेटिवली यहाँ तक का जो मुश्किल सवाल है वो खुद से किया जा सकता है। तो ये कर लिए बेटा, होमवर्क रखें। आज शाम को क्लास में रखेंगे, डेली बेसिस पे नहीं रखनी चाहिए, कुछ मेरा ख्याल इंडिविजुअली भी करें। तो आप इसको टाइम दीजिएगा। मीनवाइल जो हमारा टाइम रह गया है, हम एक और कंप्रीहेंसिव डिस्कशन की तरफ चलते हैं। थोड़े से पेजेस पीछे आइएगा। और बेटा यही होमवर्क है यार, पेज नंबर 188 क्या हो गया? होमवर्क रिपीट कर दें यार। पेज नंबर 188 पे जो क्वेश्चन नंबर प्लीज यार 4 है, इट इज प्लीज HW। पेज नंबर 186 निकालिएगा। पेज नंबर 186 बाय द नेम ऑफ रेनबो पेंट्स लिमिटेड आपको एक क्वेश्चन नजर आएगा। लेकिन इस क्वेश्चन को करने से पहले चंद एक बातें मेरी अदरवाइज आपने अंडरस्टैंड करनी है। इस क्वेश्चन को करने से पहले तो एक नया पेज जरा निकाल लें, इसको खोल लें बुक से, रजिस्टर का एक नया पेज अपने सामने रख लें। एक छोटी सी चीज पहले हमें शायद अदरवाइज समझने की जरूरत है इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से पहले। कुछ आसान फिगर्स से, कुछ शॉर्टकट्स सॉर्ट ऑफ कह लें आप। ये सर क्वेश्चन साइड पे रख दें, साइड पे, सेंस बुक कभी साइड पे रखना। लेट्स अज्यूम एक आसान सा डाटा जरा देखें। ये सारी डिस्कशन आपको पता है कि मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के एंगल से है। तो लेट्स अज्यूम फर्स्ट वेब बिजनेस है, ताकि हम एक सीक्वेंस में जरा स्टॉक्स की बहस समेट सकें। और 2019 है, ये डाटा नोट करते रहे आप एक नए पेज पे। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड है, फिर डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है सपोज 20,000, वेरिएबल ओवरहेड्स हैं 20,000,
फिक्स्ड ओवरहेड्स हैं, बाय डिफॉल्ट अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है, लेकिन प्लीज एक दफा फिर मार्जिनल कॉस्टिंग ने इंशाल्लाह बीच में आ जाना, बस मेरा ख्याल है शायद एक आध दिन रह गए। इसका अगर सम करेंगे तो टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, फिर यकीनन वर्क इन प्रोसेस भी होता है, प्रोसेस कॉस्टिंग में पता है हमें, लेकिन अभी हम वर्क इन प्रोसेस को जरा 2-3 दिन इग्नोर रख रहे हैं, फिर इंशाल्लाह वर्क इन प्रोसेस भी बीच में आ जाएगा। तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट का भी सम हो जाएगा 1 लाख। अब फर्स्ट ईयर बिजनेस है, ओपनिंग स्टॉक्स तो है ही नहीं, वर्क इन प्रोसेस वैसे मैं इग्नोर कर रहा हूं। लेट्स अज्यूम नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड 1000 है, क्लोजिंग स्टॉक यूनिट्स क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 100 है। याद रखें प्रोडक्शन फिनिश गुड्स की होती है, परचेज रॉ मटेरियल को करते हैं आप मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में, परचेज प्रोडक्शन फिनिश गुड्स के 1000 यूनिट्स बने और उसमें से 100 यूनिट्स बच गए। बिल्कुल आसान सी एक बात यह है, अगर लिख रहे हैं तो 1 मिनट रुक के मेरी बात सुनना। अगर इन 100 यूनिट्स की कॉस्ट निकालनी है तो बेटा फर्स्ट ईयर है, ओपनिंग तो है ही नहीं, तो हम रिलैक्स होके ना फाइफो सोचने की जरूरत है ना वेटेड एवरेज, क्या करें 1 लाख डिवाइड बाय 1000, व्हाट इज 1 लाख? मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट टू प्रोड्यूस 1000 यूनिट्स, यहाँ से पर यूनिट आएगा, इनटू 100 अगर कर लें तो बिल्कुल सिंपल सी शायद मैंने बात कर दी है। आखिर इसकी क्या वजह है वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। आ जाए यहाँ तक इकट्ठे हो जाए जरा। 10,000 यूनिट्स, 10,000 रुपए सॉरी, क्लोजिंग स्टॉक के 100 यूनिट्स की कॉस्ट बन जाएगी। जब लिख रहेगा तो मुझे बता दीजिएगा। जी सर जी लिखिए, कोई लिख तो नहीं रहा। नहीं अगर कोई लिख रहा है तो बता दो, बट वरना ठीक, अगर कोई लिख रहा है तो बता दो। देन सर जी अब जो बात समझने वाली है वो ये है, इस आसान सी बहस से, ये फिनिश गुड्स का स्टॉक है, मैंने इसको मैयर कैसे किया? मैंने मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट उठाई और मैं नंबर ऑफ यूनिट्स पर सब डिवाइड करके पर यूनिट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट निकाल ली। पर यूनिट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स सब कुछ आ रहे होंगे, ऐसे ही ना सर, मटेरियल लेबर ओवरहेड्स आ रहे होंगे। क्या ये जो 100 यूनिट्स बने इन पे मटेरियल लग गया होगा, लेबर लग गई होगी, ओवरहेड्स लग गए होंगे? यस। कितने कितने लग गए होंगे? फिनिश गुड्स हैं ये, 100% लग गया होगा। ठीक है, क्या मैं ये वर्किंग ऐसे भी कर सकता हूं कि मैं अलहदा अलहदा कॉस्ट कंपोनेंट्स को बेस बना के कर लेता? ऑब्वियसली टाइम वेस्टिंग है, लेकिन क्या आपको पता है 50,000 मटेरियल, ये सुनने वाली बातें हैं पहले, इज इंकर्ड टू प्रोड्यूस 1000 यूनिट्स, और अगर 100 यूनिट्स बच गए हैं तो क्या ये कुछ सरप्राइजिंग न्यूज है कि 5,000 रुपए का रॉ मटेरियल
क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 100 यूनिट्स में होना चाहिए। ये मैंने क्या किया है, रॉ मटेरियल डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड एंड मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स इन हैंड। सबको क्लियर हुई है मेरी बात या नहीं समझ आई? ये मैंने क्या किया है, इट इज द it should be the amount of raw material within stock, amount of raw material within stock। दूसरा सुने मेरे वर्ड सुने, लेबर कॉस्ट 20,000 is incurred to produce 1,000 units and 100 units are in stock, therefore 2,000 rupees is the labor cost within closing stock। टोटल 10 है, लेकिन टोटल 10 का एक ब्रेकअप दिखा रहा हूं। क्या ऐसे सोचा जा सकता है? मतलब क्या है मेरी बात का, कि क्या वाकई हम श्योर हैं कि फिनिश गुड्स के स्टॉक में, फिनिश गुड्स को बनाने में नंबर 1 मटेरियल, नंबर 2 लेबर और ओवरहेड्स भी होते हैं? तो जस्ट टू एम्फोसाइज दिस पॉइंट आपके सामने एक वर्किंग कर रहा हूं, आप लोग जरूर सॉल्व कीजिएगा। कोई ऐसी नहीं है जो मैं आपसे कुछ छुपा के कर रहा हूं। देन 10,000 रुपीज क्या थे, फिक्स्ड ओवरहेड्स, अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है बाय डिफॉल्ट। तो क्या ये क्लोजिंग स्टॉक में फिक्स्ड ओवरहेड्स भी हैं 1,000 रुपीज के? सबने सॉल्व किए वर्किंग्स, सबने सॉल्व किए फिगर्स? और देन अगर इसे प्लस करेंगे आप, तो 5,000 प्लस 2,000 प्लस 2,000 प्लस 1,000, लिखे ब्रेकअप। जी डियर बताते रहिएगा, काइंडली लिख लिया तो। देन माय डियर एक और एंगल से सुने मेरी बात। ये ठीक है, अगर कोई लिख रहा तो बता दीजिएगा। एक और एंगल से सुनिएगा बहुत गौर से। मैंने फिगर्स बड़ी आसान से यूज किए हैं ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझाया जा सके। ये रॉ मटेरियल जो है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में 50% है। तो अगर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में रॉ मटेरियल 50% है, तो क्या क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स में भी रॉ मटेरियल 50% है या होगा, कहना चाहिए। देखिए 50,000 जो है ये 1 लाख रुपए का 50% है। 50,000 रॉ मटेरियल इज, मेरे वर्ड सुने जरा, रॉ मटेरियल इज 50% ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, direct labor is 20% of the manufacturing cost, variable overhead 20% and fixed overhead 10% of the manufacturing cost। तो इसी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पर हमने वर्किंग की है, डिवाइड बाय यूनिट्स इनटू 100। तो अगर हमारे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स की वैल्यू 10,000 है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स की वैल्यू 10,000 है, तो क्या उस 10,000 में प्रोपोर्शन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट सेम है? मतलब इफ 50,000 मटेरियल इज 50% ऑफ टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, 50,000 रॉ मटेरियल डिवाइड बाय टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, तो यहां से प्रपोर्शन बना 0.5। और उस प्रपोर्शन को अगर मैं, उस प्रपोर्शन को मैं अगर, प्रपोर्शन को मैं अगर, सॉरी,
प्रपोर्शन को मैं अगर 10,000 रुपीज ऑफ क्लोजिंग स्टॉक से मल्टीप्लाई करूं तो क्या मुझे पता चल सकता है कि मेरे क्लोजिंग स्टॉक के अंदर रॉ मटेरियल का प्रपोर्शन क्या है? अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में से कॉस्ट कंपोनेंट का प्रपोर्शन फाइंड आउट कर लूं और मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स की अमाउंट हो और उसके अंदर मुझे पता लगाना है कि रॉ मटेरियल लेबर ओवरहेड्स कितने हैं, तो प्रपोर्शन बना के अगर आप क्लोजिंग स्टॉक की अमाउंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास रॉ मटेरियल की अमाउंट कैलकुलेट हो जाएगी। कैलकुलेट करके देखें, 50,000 डिवाइड बाय 1 लाख इंटू 10,000। 50,000 क्या है? 50,000 क्या है? मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। 1 लाख क्या है? टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, सॉरी रॉ मटेरियल कॉस्ट 50,000, 1 लाख मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। व्हाट इज द प्रपोर्शन? 50%। फिर मैंने क्या किया? मल्टीप्लाइड बाय फिनिश गुड्स अमाउंट और देन आपके पास 5,000 आ गया। ऑब्वियसली आपके जेहन में ये सवाल इस वक्त आ सकता है हमें जरूरत क्या है, हम वैसे भी तो निकाल सकते हैं अगर जरूरत पड़े, हम बेटा निकाल सकते हैं, लेकिन अगर हमारे पास यूनिट्स का डाटा ना हो, हमारे पास ये यूनिट्स का डाटा ना होता, 1,000 यूनिट्स, 100 यूनिट्स, इंस्टेड दैट हमें क्लोजिंग स्टॉक की अमाउंट मिल जाती, तो इवन देन हम इस इंशाल्लाह पोजीशन में होंगे कि हम इसका प्रपोर्शन ब्रेकअप निकाल सकें, प्रपोर्शन बना के। एक बात और जरूर लिखें, इसी तरह अगर मैं लेबर के एंगल से सोचूं तो लेबर इज 20% ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। 20 डिवाइड बाय 1 लाख, 20 डिवाइडेड बाय 1 लाख और इनटू में 10,000 रुपीज अगर कर दूं तो मुझे 10,000 रुपीज ऑफ फिनिश गुड्स में लेबर का प्रपोर्शन पता चल जाएगा अमाउंट में। मेरी बात सब फॉलो कर रहे हैं प्लीज? मेरे वर्ड समझ आते हैं जो मैं बोल रहा हूं? ये आप नोट कीजिएगा, लेकिन मैं एक जो बोल रहा हूं एक सेंटेंस साथ लिख रहा हूं, उसको जरा पढ़ के पहले हजम करें, बात समझ आती है फाइनली। इफ रॉ मटेरियल इज 100%, सॉरी 50%, अकॉर्डिंग टू डिस्कशन, if raw material is 50% of manufacturing cost, then it should be in same proportion. Same proportion means 50% proportion within closing stock of finished goods. अभी वर्किंग प्रोसेस की बहस नहीं हो रही, वाला था इंशाल्लाह जी। हजमड है सर, पहले बता दीजिएगा पढ़ के हजमड है। लिखें, हर एंगल से नोट कीजिएगा, ये दो वर्किंग्स भी एटलीस्ट मटेरियल और लेबर के एंगल से। ऑब्वियसली अगर आप चाहें वेरिएबल और फिक्स के एंगल से भी कर सकते हैं। अब्दुल्ला, आवाज मेरी सुन रहे हैं? मेरी नहीं, नहीं जरा सुनते रहो, प्रॉब्लम आ रही है। किधर है? नहीं, उसको आवाज सुनता रहा ताकि वजह वक्ती तौर पर तुझे बता जाया करे। जी सर जी, वेटिंग फ्रॉम योर साइड।
जी कोई लिख तो नहीं रहा? मैंने इसी एग्जांपल को जरा नेक्स्ट ईयर में भी बहस करनी है आपके साथ। इस एग्जांपल को नेक्स्ट ईयर में लेके जाना। शबाबिया जल्द से लिख के बताएं। जस्ट अ मिनट। जी जी इसी सेम एग्जांपल को जरा नेक्स्ट ईयर में लेके चलना जरा। बात अभी कंप्लीट नहीं हो सकी, थोड़ी सी और जरा बहस को कंप्लीट करना। सेकंड ईयर आ गया, सपोज फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर, साफ सुथरा लिखिएगा। कौन सा ईयर स्टार्ट हो गया? 2020 आई थिंक 19 मैंने assume किया। नेक्स्ट ईयर आ गया सर। जी सर, कुछ इन्फ्लेशन के इफेक्ट समझाने हैं सर नेक्स्ट ईयर में सर। रॉ मटेरियल 50,000 से 55,000 हो गया। डायरेक्ट लेबर 22,000 हो गई। वेरिएबल ओवरहेड्स भी 22,000 हो गए। फिक्स्ड ओवरहेड सपोज टोटल कांस्टेंट रहा 10,000 सपोज। मैंने 55,010 पर 50 को 55 बना दिया। आई एम अज्यूमिंग 10% इन्फ्लेशन विच कैन बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट कॉस्ट कंपोनेंट्स। लेकिन फिक्स्ड ओवरहेड्स के एंगल से मैंने इन्फ्लेशन अज्यूम नहीं की। सपोज टोटल रिमेन सेम, फिक्स कॉस्ट वही रही। अब बेटा टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हो जाएगी 1,09,000। लेट्स अज्यूम यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड क्वांटिटी सेम है, but why the cost is changed, why the total variable cost is changed अगर यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड वही हैं बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन, लेकिन फिक्स ओवरहेड्स का टोटल सपोज सेम रहा। वंस अगेन क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट सेम है, लेकिन माय डियर अब क्योंकि पहला साल नहीं है पिछला साल भी है, तो अब फाइफो या वेटेड एवरेज का सोचना पड़ेगा। ये 100 तो सेम है, लेकिन ये कौन से 100 हैं? क्या पहले वाले बिक गए हैं? तो लेट्स अज्यूम फाइफो, इट मींस ओपनिंग क्लोजिंग कांस्टेंट तो है 1000 बना है तो 1000 बिका है, लेकिन 1000 में से कौन सा बिका है? पहले 100 बिका होगा जो ओपनिंग वाला है, फिर मैन्युफैक्चर्ड में से 900 बिके होंगे, तो मींस ये जो 100 यूनिट्स हैं अगर फाइफो अज्यूम किया जाए तो इस मैन्युफैक्चरिंग में से बचा है। तो पहले तो एक काम कर दें छोटा सा, आप खुद से मुझे बता दें जो भी डाटा आपके सामने है कि व्हाट इज द क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू। हिम्मत कीजिएगा जरा। ये बिल्कुल ठीक है मावी, आपने सही किया, बिल्कुल ठीक है। वाई वी आर नॉट कंसिडरिंग ओपनिंग? फाइफो है नंबर वन कह सकते हैं आप, और ओपनिंग बिक गए होंगे
अगर क्लोजिंग 100 बचा है, ओपनिंग 100 थे, 1000 बने 1100 हो गए, 100 फिर बचे हुए हैं लेकिन फर्स्ट आउट हुए होंगे, 100 बचा होगा मैन्युफैक्चरिंग से, तो वी शुड नॉट कंसिडर ओपनिंग while calculating this closing stock divided by 1000. अगर इस 1000 में से बचे यूनिट्स इंटू 100, 10900। ऑब्वियसली बेटा पहले एक तो बिल्कुल आसान सी वर्किंग जल्दी से वाइंड अप कर लें जो अभी कर रहे थे हम, 3-4 एंगल से फाइनल मेरी बात सुनिएगा जरा। 55,000 डिवाइडेड बाय 1000 यूनिट्स, पर यूनिट अगर मैं रॉ मटेरियल निकालूं इंटू 100 जरूर करना है। वही नहीं आएगा, आएगा या नहीं आएगा आपको क्लियर होना चाहिए। इंडिविजुअल वर्किंग कर सकते थे, अलग अलग मटेरियल लेबर ओवरहेड्स फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन डेफिनेटली जरूरत नहीं है। अगर यूनिट्स अवेलेबल है, टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट अवेलेबल है, टाइम वेस्टिंग है, लेकिन ये पता होना नेसेसरी है कि फिनिश गुड्स को बनाने में 100% मटेरियल लेबर ओवरहेड्स, और अगर मैन्युफैक्चरिंग अगर अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है तो ओवरहेड्स में फिक्स भी, और अगर मार्जिनल कॉस्टिंग है तो ओवरहेड्स में फिक्स नहीं होंगे। क्वेश्चन अगर साइलेंट है तो बाय डिफॉल्ट अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग ही है। वाई द 1000 विल रिमेन सेम, क्योंकि उसका 10,000 भी सेम था, स्टॉक प्रोडक्शन सेम रहने की वजह से फिगर्स बदली इन्फ्लेशन की वजह से। तो जी सर, क्लियर है तो ठीक है, लिख लेंगे बता दें, कंफ्यूजन है तो साथ साथ पूछ लें। कोई ऐसा काम जो इलॉजिकल हो रहा है? नोट कर लिए, कर लेंगे तो बताते रहिए जरा। थोड़ी देर पहले जो मैं प्रपोर्शन बना के वर्किंग की थी, तो वो काइंडली आपने वो देखना है जो मैंने पहले किया था, प्रपोर्शन बना के जो आपको फिगर्स रिकंसाइल करवाई थी। और यहां कैसे कर रहा हूं और से देखिएगा, क्या मैं कोई तरीका बदल तो नहीं रहा। 55,000 इज हाउ मच इन द टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, प्रपोर्शन निकल आएगा 55,000 डिवाइडेड बाई 1,09,000। मतलब पहले क्या था, 50,000 डिवाइड बाय 1 लाख, उसकी जगह हो गया 55,000 डिवाइड बाय 1,09,000, फिर मल्टीप्लाइड बाय था 10,000 क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू, लेकिन यहां वैल्यू क्या है, 10,900 रुपया। क्या वंस अगेन जिस प्रपोर्शन में क्लोजिंग स्टॉक जिस प्रपोर्शन में रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में है, उसी प्रपोर्शन में रॉ मटेरियल का स्टॉक, रॉ मटेरियल की अमाउंट फिनिश गुड्स के स्टॉक में मौजूद है। डन है बात? चेक करें चेक करें चेक करें, वो सेंटेंस पढ़े जो मैंने ऊपर लिखा था। क्या था वो सेंटेंस माय डियर, क्या था वो सेंटेंस? इफ रॉ मटेरियल इज 50%, लेकिन वो चेंज हो सकता है। इफ द रॉ मटेरियल इज डैश परसेंट, जितने परसेंट भी होगा विद इन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, उसी प्रपोर्शन से रॉ मटेरियल फिर फिनिश गुड्स के क्लोजिंग स्टॉक में भी है। एक और वर्किंग लिखूं अगर मैं आपके सामने, तो कैसे मुझे लिखनी चाहिए? 20,000 डिवाइडेड बाय 1,09,000 मल्टीप्लाइड बाय 10,900। ओके सर, बनता है सर, बनता है सर, नोट कीजिएगा। थकना ही नहीं है सर, जिंदगी चैलेंज का नाम है माय डियर, एंड सी इज द बेस्ट लर्निंग ऑफ लाइफ।
वेटिंग फ्रॉम योर साइड, ओके। अब सर ये सारी बहस से फायदा क्या हासिल हुआ हमें? कोई नहीं नसीब, कोई मसला नहीं। आई कैप तंग करता है तो इंशाल्लाह इस दफा हम भी आई कैप को बहुत तंग करेंगे और बस एक ही दफा एक पेपर की फीस देंगे। अब इसका सारा बेटा फायदा ये है, गौर से मेरी बात सुनिएगा जरा। अगर फर्ज करें हम इन फिगर्स तक पहुंच जाएं, इफ मेरी बात तो सुननी है। इफ क्वेश्चन सेज दैट opening and closing stock of finished goods units is same। अच्छा, अगर हम सेम का कॉन्सेप्ट समझ गए तो डिफरेंट का भी कोई इशू नहीं। इफ क्वेश्चन सेज द स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स यूनिट्स इज सेम, तो यहां मैं अभी सेंटेंस बाद में कंप्लीट करूंगा। आप मुझे ये बताएं गौर से सोच के, अगर ओपनिंग यूनिट्स भी 100 है, क्लोजिंग यूनिट्स भी 100 है, तो क्या असूलन फिनिश गुड्स के यूनिट्स की अमाउंट भी सेम होगी? सोच लें पहले। अगर 100 यूनिट्स हैं ओपनिंग तो 100 यूनिट्स ही अगर क्लोजिंग है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है अब्दुल्ला शरीफ, बिल्कुल ठीक है। राय मुताहिर वजह बताएं क्यों नहीं? जी मोची महदर, नो की वजह? बिल्कुल ठीक पहुंच गए आप, बाकी ने लेकिन ट्राई नहीं की। अगर इन्फ्लेशन ना हो, अगर इन्फ्लेशन ना हो तो क्या फिर ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स की अगर क्वांटिटी सेम है, इट डिपेंड्स अपॉन अ मेथड। व्हाट्स गोइंग ऑन यार? मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कौन सी अलग है सर? और सारी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जितनी भी हो, क्या अगर क्वांटिटी सेम है, क्या अगर क्वांटिटी ऑफ ओपनिंग क्लोजिंग सेम है, क्वांटिटी 100 यूनिट्स हैं, 100 यूनिट्स हैं, सेम स्टॉक है, तो अगर इन्फ्लेशन ना हो तो प्री अमाउंट सेम होनी चाहिए। दोबारा सोचना, अगर इन्फ्लेशन ना हो तो क्वेश्चन से ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स इज सेम, देन वैल्यू should also be same if no inflation। ये एक नया सेंटेंस बनाया जरा, जहां आप पहुंचे हो वहां जरा। नो इन्फ्लेशन, ओके यहां तक एवरीथिंग? उमैर, मुतशिम, राय मुताहिर? लेकिन माय डियर, अगर हमें इन्फ्लेशन रेट पता चल जाए, इन्फ्लेशन की वजह से डिफरेंस तो हो जाएगा, लेकिन अगर इन्फ्लेशन रेट में आपको बता दूं तो क्या हम फिर फाइंड आउट भी कर सकते हैं? कैसे? गौर से देखना है। रॉ मटेरियल था पिछले साल 5,000 रुपया विद इन क्लोजिंग स्टॉक, अगर उसकी इन्फ्लेशन 10% थी तो 1.1 करके हम पता चला सकते हैं कि इस साल फिर 5500 होगा। डायरेक्ट लेबर पिछले साल 2000 था स्टॉक में और इन्फ्लेशन 10% है तो इस साल 2200 होगा। अगर इन्फ्लेशन उसकी 8% होती तो अकॉर्डिंगली कर लेते, उसकी 7% होती है अकॉर्डिंगली कर लेते। वेरिएबल की अगर इन्फ्लेशन ज्यादा होती कर लेते, अगर सेम है तो कर लेंगे। और अगर पता चले किसी कॉस्ट कंपोनेंट की इन्फ्लेशन नहीं है तो क्या फिर उसका जो 1000 था वो अभी भी 1000 ही होगा अगर इन्फ्लेशन नहीं है? क्या हम इन क्वांटिटी, इन अमाउंट्स की बेस पे इन्फ्लेशन फाइंड आउट कर, इन्फ्लेशन को इनकॉर्पोरेट करके
क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स की अमाउंट निकाल सकते थे इवन देन के हमें नंबर ऑफ यूनिट्स नहीं पता, बस ये पता है नंबर ऑफ यूनिट सेम है। लेकिन अगर नंबर ऑफ यूनिट्स डबल हो जाते तो हम शायद 5000 इंटू 2 करके इन्फ्लेशन ले लेते, आधे रह जाते, 40% रह जाते। क्या हर केस में कोशिश की जा सकती है? लिखें लिखें वर्किंग लिखें। तो सेम समझ लें कि अगर इन्फ्लेशन नहीं तो अमाउंट भी सेम, लेकिन अगर इन्फ्लेशन का पता चल जाए तो इंशाल्लाह हम इन्फ्लेशन रेट्स, अब ये जरूरी नहीं 10% ही हर एक का डिफरेंट गिवन होगा, इंशाल्लाह डिफरेंट कर लेंगे। फिर अगर क्वांटिटी वो के ओपनिंग की क्लोजिंग से डबल हो गई है, 1.5 टाइम्स हो गई है, 1.3 टाइम्स हो गई है, तो उस केस में भी कोशिश की जा सकती है इंशाल्लाह। बहरहाल जो हर एंगल से बात हुई है, बाय डिफॉल्ट मेरा ख्याल है मिस्टर शहबाज फिक्स कॉस्ट सेम होती है, लेकिन अगर बताया हो तो उसमें इन्फ्लेशन हो सकती है रेंट की, इंश्योरेंस की। क्या ख्याल है शहबाज साहब? अगर नहीं बताया होगा शायद भी अज्यूम कांस्टेंट है, लेकिन अगर रेट्स बताए होंगे तो अकॉर्डिंगली वर्किंग करेंगे। जी माय डियर, इन्फ्लेशन रेट्स मैंने अभी गुजारिश की है डिफरेंट हो सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा, मैंने एक अज्यूम किया छोटी सी बात समझाने के लिए मिस्टर फैसल। अगर इन्फ्लेशन रेट 10% है रॉ मटेरियल का तो लेबर का 5% हो सकता है, ओवरहेड्स का। और मैंने यहाँ फिक्स ओवरहेड्स का अज्यूम किया कि नहीं है, लेकिन फिक्स ओवरहेड्स का भी रेट हो सकता है। तो मैंने एक बीच में बात आपको वो कर दी है ताकि आपको ये भी समझ आ जाए, वैल्यू 10,000 रिमेन्स 1000 इफ नो इन्फ्लेशन। ठीक ठीक है मिस्टर फैसल एंड शहबाज। देन बेटा इसको बेस बना के ये जो थोड़ा सा हमने समझा है कॉन्सेप्ट, इसको बेस बना के आए। हमारे पास तकरीबन 7-8 मिनट हैं, हम जितना क्वेश्चन रीड कर सके कम से कम। जी सर जी, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है, जरा नेक्स्ट पेज पे चली गई शायद। रिक्वायरमेंट एक, प्रिपेयर बजटेड प्रॉफिट एंड लॉस। अब यहां से हम जरा कुछ प्रॉफिट एंड लॉस की तरफ भी आ रहे हैं। फॉर द ईयर एंडिंग 28 फरवरी 2017, स्टार्टिंग पॉइंट हो जाएगा 1 मार्च 16। देन बेटा फिर बी रिक्वायरमेंट भी है बजटेड कैश फ्लो स्टेटमेंट, लेकिन ये फॉर द ईयर बनानी, कोई क्वार्टरली नहीं, कोई सेमी एनुअल नहीं, सिर्फ फॉर द ईयर बनानी है। लास्ट लाइन, assume that all the transactions occur evenly, हम हमेशा assume करेंगे throughout the year। लेकिन बेटा ये जो 360 डेज है, ये मेरा ख्याल है रेशियोज में भी जेन में आ जाएगा। अगर ये क्वेश्चन में ना लिखा हो, फॉर एग्जांपल सेल पूरे साल की हो, हमें डेली बनानी हो, तो हम डिवाइड बाय 365 ही करेंगे, मंथली बनानी हो डिवाइड बाय 12 भी करेंगे। लेकिन अगर कहा जाए तो हम 360 की बजाय 360 डेज ले लेंगे ऑन एवरेज, अज्यूम करके कि 30 डेज इन एवरी मंथ। ये इसलिए होता है असल में कि 30 डेज इन एवरी मंथ हो जाए जरा, और थोड़ा सा राउंडिंग ऑफ से बच्चे बच सकें। तो अगर क्वेश्चन साइलेंट हो तो वी अज्यूम कि 365 डेज हैं, लेकिन अगर बताया गया हो तो फिर 360 डेज की बेस पे भी आपने वर्किंग्स, होपफुली आपको याद आ जाए, मे बी FR1 में रेशियोज एनालिसिस में जब वो डेज की वर्किंग होती थी शायद को जहन में आ जाए। मतलब मैं इसलिए याद करवा रहा हूँ कि शायद फर्स्ट टाइम शायद जिंदगी में नहीं देख रहे आप। जी सर, 360 डेज ओके चलेगा, अनलेस ऑफ कोर्स जहां बताएगा वो ठीक है, लेकिन जहां नहीं बताएगा बी अज्यूम के इवनली है, इवनली है। मंथली बनाना होगा तो डिवाइड बाय 12, क्वार्टरली डिवाइड बाय 4, डेली 365, लेकिन अगर क्वेश्चन में कहेगा तो 360 डेज भी आए जितना टाइम और है। फर्स्ट लाइन, Rainbow Paints Limited is in the process of preparing its budget for the year ending 28th February 17. The following data has been extracted from the profit and loss for the year ended 29th February 16. जी, sales including cash sales, अगर हम चाहें तो कैश सेल्स और क्रेडिट सेल का ब्रेकअप आप बना सकते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड वर्ड सिंपली इज अनदर नेम फॉर, ऐसे इसे कभी कंफ्यूज नहीं कीजिएगा,
कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स ही को कॉस्ट ऑफ, अब सेल्स का मतलब क्या है, जो गुड्स बिकी हैं लेकिन उनकी कॉस्ट, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी कह सकते हैं, कहते हैं। थोड़ी सी उसने प्रेजेंटेशन अपने तरीके से की है, हमें इतराज नहीं उठाना, हमें समझना है। हम नॉर्मली यूज टू है कि ओपनिंग स्टॉक पहले लिखते हैं, लेकिन उसने जरा प्रेजेंटेशन नीचे कर दी है, और वो हेडिंग शायद जिनसे हम यूज टू हैं, वो थोड़ा सा जरा उसे प्रेजेंट डिफरेंट तरीके से करा, डरना नहीं है, रिलैक्स रहना। आप पढ़ें, मैं थोड़ा सा इसको अकॉर्डिंगली अपने तरीके से जिस तरह हम यूज टू हैं जरा अरेंजमेंट कर देता हूं। ओपनिंग फिनिश कोर्स 5, देन हम वर्ड यूज करते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर में डायरेक्ट मटेरियल 30, कन्वर्जन वेरिएबल, कन्वर्जन का मतलब होता है लेबर ओवरहेड्स, तो लेबर ओवरहेड्स वेरिएबल इकट्ठे दे रहा है। कन्वर्जन फिक्स का मतलब लेबर ओवरहेड्स जो फिक्स हैं, अगर परमानेंट एम्प्लॉइज हैं तो वे भी फिक्स में आ सकते हैं। इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन, नो सरप्राइजिंग न्यूज। एक मिनट कैलकुलेटर पकड़े, हम फिर यूज टू है इसका टोटल करते हैं हम 60 मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट माइनस क्लोजिंग स्टॉक उसने कैलकुलेट किया हुआ है 8, ब्रैकेट्स उसने अपनी मर्जी से लगाई हैं, गलत उसने भी नहीं लगाई, लेकिन अगर हम अपने तरीके से लगाएं तो 5 प्लस 60 माइनस 8, बताएंगे आंसर, आंसर बताइएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स 57, 57 को अगर 120 109 में से लेस करें सेल में से, तो जीपी बताएं। जीपी 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 109 माइनस 60 57, तो 52 है बेटा, उसने भी 52 निकाला, लेकिन कुछ फिगर्स उसने अपने तरीके से रेंज करके कॉस्ट ऑफ सेल निकाले बगैर ही फिगर्स प्लस माइनस करके फिगर निकाल दिए। तो क्या मैं ये अज्यूम करूं कि ग्रॉस प्रॉफिट उसने सही कैलकुलेट किया हुआ है, टवाई इसके प्रेजेंट उसने थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से किया हुआ है। यहां तक समझ आ गई है सबको? चलो मतलब इसके बाद मेरे ख्याल हमारे पास टाइम नहीं है, ऐसे हम आगे पढ़ने की बजाय बाद में पढ़ेंगे, तो कल इंशाल्लाह यहीं से स्टार्ट करेंगे। आप लोग प्लीज एक दो बातें सुन के उठिएगा। नंबर एक, मैंने वो टेनिस दी है, अगर आप लोग इन दिनों में कुछ रिवीजन करना चाहें, आप महसूस हो कि कुछ एक्स्ट्रा टाइम है, तो मेरी सजेशन ये है कि आप ये जो टेस्ट क्वेश्चंस वगैरह हैं इनके अगर सीक्वेंस से चलें तो शायद इस तरह के क्वेश्चंस इस वक्त करने से आप एक एक दो सवाल करके अपने मेजर कॉन्सेप्ट्स को रिफाइन कर सकते हैं। अगर आप इस वक्त कोई रिवीजन करने मूड में हैं तो बाकी तो आपकी चॉइस है, अगर किसी और स्पेसिफिक टॉपिक को आप टाइम देना चाहते हैं जो आपके ख्याल में आपका वीक है, लेकिन अगर कोई फॉर एग्जांपल शुरू से करना चाहता है तो मेरा ख्याल ये जो टेस्ट क्वेश्चंस टाइप चैप्टर हैं, या एक इसमें एक एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के नाम से, वैसे तो सेट 2 है, एक टेस्ट क्वेश्चंस के नाम से जो टेस्ट चैप्टर है, ये जो इसको मेरे ख्याल अगर तरतीब से आप करते करते जाएं तो शायद आपकी रीजनेबली रिवीजन हो जाएगी अच्छे सवालों के साथ। अच्छे सवालों का मतलब जरा कुछ मुश्किल सवालों के साथ। और बिलीव मी, अगर आपने मेरे साथ साथ किया है तो मुझे लगता है कि इनमें से बहुत से काम आप मेरे साथ साथ फाइनल कर चुके हैं। तो वॉल्यूम 1 में है टेस्ट क्वेश्चंस कह रहा हूँ, वॉल्यूम 1 में, ठीक है। तो मेरी तरफ से आज 12 टेनिस है, अगर आप एक्स्ट्रा टाइम महसूस करें आज कल संडे को, अल्लाह करे संडे को भी आपको टाइम मिल जाए, तो फिर मेरा ख्याल में दिस विल बी द बेस्ट वे कि आप दो दो सवाल करके पिछले टॉपिक्स के उनके कॉन्सेप्ट्स को रिफाइन कर लें। ठीक है, अल्लाह हाफिज, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। जी सर जी, रेडी।